हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज को पढ़े थे। आज उसी का एक्सटेंशन वीडियो है। कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ पॉइंट बचे रह गए थे, आज मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। मेरे भाई, उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे एक पहला रिक्वेस्ट है कि आपको मैंने पिछले 3 वीडियो में क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होते हैं। इस वीडियो को पहले आप देखिए। उसके बाद यूजेज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाली वीडियो को देखिए। उसके बाद यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियो को देखिए। तब ये टॉपिक आपको आज के टॉपिक आपको समझ में आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट। मेरे भाई, इस दैट का यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे बच्चे दैट के यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दैट जो है वो मानव के लिए भी आता है और निर्जीव के लिए भी आता है। तो बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि सर कब लगाए दैट और कब लगाए हु, या फिर कब लगाए दैट और कब लगाए विच। तो आइए इन चीजों को हम लोग समझते हैं। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ बात को बताना चाहता हूं, उसे आप अच्छे से समझिए। मेरे भाई, मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो ए बॉय। आई नो ए बॉय हु वॉज रनिंग। आई नो ए बॉय हु वॉज रनिंग। मेरे भाई, इस सेंटेंस को आप देखकर बताइए कि यहां से यहां तक में कितने सेंटेंस आए हैं। तो मैंने आपको क्लाउज वाली वीडियो में सेंटेंस और क्लाउज के डिफरेंस को बताया। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसे भी देख लें। मैंने क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में एक फुल स्टॉप आए तो एक सेंटेंस, 2 बार फुल स्टॉप आए तो 2 सेंटेंस, 3 बार फुल स्टॉप आए तो 3 सेंटेंस। तो यहां से यहां तक में आपको कितनी बार फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे एक बार। एक बार दिखाई दिया तो सेंटेंस कितना है भाई? 1। लेकिन इसमें क्लाउज कितने हैं? तो मैंने आपको क्लाउज की भी पहचान करने सिखाया। मैंने क्या बताया? क्लाउज सेंटेंस का वो छोटा भाग होता है जिसके अपने वर्ब और अपने सब्जेक्ट होते हैं। कहने का मतलब वर्ब को ढूंढिए, सब्जेक्ट को ढूंढिए, उतने क्लाउज हो जाएंगे। तो जरा देखिए, तो एक वर्ब नो यहां आया और एक वर्ब रनिंग यहां आया, तो 2 वर्ब आई है। तो क्लाउज कितने हैं मेरे भाई? 2। पहली क्लाउज क्या है? आई नो ए बॉय। और दूसरी क्लाउज क्या है? हु वाज रनिंग। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस को ब्रेक करना है। मेरे भाई, आप ब्रेक कर दीजिए। नो क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। ए बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ब्रेक करने के लिए सिखा दिया है कि नहीं? आगे ब्रेक कीजिए। रनिंग क्या है सर? वर्ब। वाज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। अब जरा आप याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कोई क्लाउज नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो मेरे भाई, इस क्लाउज को देखो, वर्ब आई, सब्जेक्ट तो आ गई है। लेकिन इस क्लाउज को देखिए, बोलो यहाँ वर्ब तो आई है लेकिन सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट आया है। बोलो सब्जेक्ट कौन बनेगा? हु। बोलो कौन बनेगा? हु। ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब जरा इस हु के बारे में विचार कीजिए, क्यों ये सब्जेक्ट बनेगा मेरे भाई? मैंने क्या बताया था? जो वर्ब के पहले आए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी वर्ब के पहले लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो ये वर्ब के पहले आई है तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब जरा विचार कीजिए, क्या हु नाउन है? हु किसी का नाम है क्या? नहीं, यानी नाउन नहीं है। ये नाउन के बदले में आने वाला वर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो हु एक प्रोनाउन है। अब दूसरी बात क्या है मेरे भाई? यहां से यहां तक में क्लाउज कितने हैं? 2। तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था 2 वर्ड 2 क्लाउज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है। तो सर इसमें तो कोई कंजंक्शन आया ही नहीं है। मेरे भाई, आया है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं वो एक साथ 2 काम करते हैं, एक तो प्रोनाउन बनने का और दूसरा कंजंक्शन बनने का। तो मेरे भाई, ये हु तो प्रोनाउन बन गया। अब जरा सोचो तो,
हु शुरुआत में आया है या बीच में आया? बीच में आया है, तो बोलो ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। अभी मैंने क्या बोला, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो एक साथ दो काम करते हैं, एक प्रोनाउन बनने का और दूसरा कंजंक्शन बनने का। तो ये हु ही जो वर्ड है वो क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन बनने का। कहने का मतलब जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं, अगर उनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ है तो वो एक साथ दो काम करेंगे, पहला प्रोनाउन बनने का और दूसरा कंजंक्शन बनने का। यही कारण है कि हर एक रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग प्रोकंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकंज, यानी प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन का काम करना। ठीक है, तो मेरे भाई ये देखो, ये प्रोनाउन है और ये कंजंक्शन है, तो बोलो दोनों क्लाउज को जोड़ने का भी काम कौन किया? हु। और इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का भी काम कौन किया? हु। समझ में आई बात? अब आइए आगे की चीजों को हम लोग समझते हैं। मेरे भाई थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां जहां हम लोग हु लगाते हैं, जहां जहां हम लोग क्या लगाते हैं? हु, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जहां जहां हु आता है वहां वहां आप दैट लगा देते हैं तो भी सही है। जहां जहां हु आता है वहां क्या लगा सकते हैं? दैट, लेकिन किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक उसी ढंग से जहां जहां विच आता है वहां वहां आप दैट लगा सकते हैं, लेकिन किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। कहने का मतलब कि हु कब आता है मेरे भाई? जब मानव सब्जेक्ट का काम करता है। विच कब आता है मेरे भाई? जब निर्जीव या तो सब्जेक्ट होता है या तो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब मानव सब्जेक्ट के स्थान पे हु लगाएं ये भी सही है, मानव सब्जेक्ट के स्थान पे दैट भी लगाएं तो भी सही है। निर्जीव सब्जेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट हो तो क्या लगाते हैं? विच, तो भी सही है। अगर निर्जीव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो और वहां दैट लगाएंगे तो भी सही है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, वो मेरी बातों को आप समझिए। ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना मेरे भाई, वो सेंटेंस में डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए आते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उसका यूज किस लिए किया जाता है? डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए। बोलिए काहे के लिए? डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए। लेकिन जो हु और विच है ना, उसका प्रयोग हम लोग नॉन डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए करते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, दैट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए। और हु और विच जो है वो क्यों आता है? नॉन डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए। तो आपके पास दिक्कत होगा कि सर हम जानेंगे कैसे कि कब डिफाइनिंग क्लाउज बनाना है और कब नॉन डिफाइनिंग क्लाउज बनाना है? तो उसका कोई ना कोई सेंटेंस में क्लू दिया रहेगा, कोई ना कोई वर्ड ऐसा लिखा रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो डिफाइनिंग क्लाउज बना रहा है या नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। आइए इसे हम लोग समझते हैं। मेरे भाई मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था ना, आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट यानी कौन सा आर्टिकल? द। इनडेफिनिट यानी ए या एन। कहने का मतलब है कि अगर एंटीसीडेंट के पहले आर्टिकल ए या एन लगा है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाला क्लाउज नॉन डिफाइनिंग क्लाउज होगा। मेरी बात को आप थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर एंटीसीडेंट के पहले, मैंने आपको एंटीसीडेंट समझा दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। याद है ना? चलिए समझते हैं। मैंने क्या बोला कि यदि एंटीसीडेंट के पहले ए या एन लगा है, एंटीसीडेंट के पहले क्या लगा है? ए या एन, तो उसके बाद लिखा जाने वाला क्लाउज सदैव नॉन डिफाइनिंग होगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आर्टिकल द लगा है तो उसके बाद लिखा जाने वाला क्लाउज सदैव डिफाइनिंग क्लाउज होगा। कहने का मतलब अगर डिफाइनिंग क्लाउज यानी अगर एंटीसीडेंट में ए या एन लगा है तो वहां क्या लगाएंगे? हु या विच। लेकिन अगर एंटीसीडेंट के पहले द लगा है तो इसका मतलब है वहां रिलेटिव के तौर पे क्या लगाएंगे? दैट। तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ हु और विच भी लिखा है। मेरे भाई ये जो आर्टिकल द है
वो सेंटेंस में दो तरीके से बिहेव करते हैं। ये कभी डिफिनिट बना सकता है और कभी इंडिफिनिट। डिफिनिट और इंडिफिनिट कैसे बनाएगा वो समझिए। मान लिया जब मैंने बोलूं आई हैव बाउट द पेन, आई हैव बाउट द पेन विच हैव यू गिवन। तुमने जो कलम मुझे दिया है मैंने वही कलम खरीद लिया है। अब बताओ कौन सा कलम भाई? जो तुमने दिया वही मैंने खरीद लिया है कि नहीं? तो ये कलम डेफिनेट है, निश्चित है, यानी ये डिफाइनिंग अभी बनाया है। लेकिन अगर मैं बोलूं द पेन इज यूजफुल फॉर राइटिंग, कलम लिखने के लिए उपयोगी होता है। क्या कोई खास कलम कि सारा कलम? सारा कलम। तो अभी ये डिफिनिट है कि इंडिफिनिट? इंडिफिनिट है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं बोलूं द चेयर कैन बी यूज्ड फॉर सिटिंग, कुर्सियों का प्रयोग बैठने के लिए किया जा सकता है। अब बताओ एक कुर्सी की सारा कुर्सी? सारा कुर्सी तो ये तो निश्चित नहीं हुआ, अनिश्चित, इंडिफिनिट है। तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग होगा, यानी अनिश्चित तरीके से आया है। लेकिन अगर मैं बोलूं द चेयर यू हैव गिवन, द चेयर यू हैव गिवन इज ब्रोकन, कुर्सी जो तुमने दिया है वो टूटा हुआ है। अब बताओ कौन सी कुर्सी टूटी हुई है मेरे भाई? जो तुमने दिया है, यानी कोई खास कुर्सी है। तो ये जो द है ना भाई, वो सेंटेंस में दो काम करेगा, या तो डिफिनिट को डिनोट करेगा या तो इंडिफिनिट को। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब आइए हम लोग चीजों को समझते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख दिया है, आप इसे समझिए। अगर आर्टिकल ए या एन लगा हो, अगर एंटीसीडेंट के पहले आर्टिकल क्या लगा है? ए या एन, और वो एंटीसीडेंट मानव हो तो रिलेटिव के रूप में लगाएंगे हु। अगर एंटीसीडेंट के पहले ए या एन लगा है और वो एंटीसीडेंट निर्जीव हो तो आप लगाएंगे विच। अगर एंटीसीडेंट के पहले दा लगा है और कोई मानव हो तो हु भी लगाएंगे और दैट भी लगाएंगे, तो दोनों सही है। लेकिन हु कब आएगा? जब वो अनिश्चित तरीके से आया हो, इंडिफिनिट तरीके से आया हो। लेकिन दैट कब लगाएंगे? जब वो निश्चित तरीके से आया हो। तो आप हु भी लगा दो सही है, दैट भी लगा दो सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है दैट, क्योंकि जितना भी सेंटेंस आपको लिखकर मिलेगा दैट वाला, तो उसमें सदैव डिफाइनिंग क्लॉज की बात हो रही होगी। समझ में आ रही है बातें? ठीक उसी ढंग से अगर एंटीसीडेंट के पहले दा लगा है और किसी निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग की चर्चा हो रही है तो वहां विच भी लगाएंगे सही है, दैट भी लगाएंगे सही है। लेकिन ज्यादा बेहतर कौन होगा? दैट, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में दैट का यूज होने के बाद वो डिफाइनिंग क्लॉज बनाता है। विच भी लगता है तो गलती नहीं है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आपको मिला है तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? दैट। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जब मैंने लिखा I saw a boy fill in the blanks was playing. I saw a boy fill in the blanks was playing. Option who oblique that. मैं एक बार फिर से एक और एग्जांपल लिखता हूं। I saw the boy fill in the blanks was playing. मैंने यहां भी ऑप्शन दिया आपको हु ऑब्लिक दैट। तो हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए तो मेरे भाई, यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगने वाला है तो ये बॉय क्या बनेगा? एंटीसीडेंट। अब बताओ इस एंटीसीडेंट के पहले आर्टिकल क्या लगा है मेरे भाई? ए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा क्लू दिया रहेगा, कोई ना कोई ऐसी बात लिखी रहेगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो आगे बनने वाला क्लॉज डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। जैसे आर्टिकल के लॉजिक को ही देखिए, अगर ए या एन लगा है इसका मतलब वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बनाएगा, आर्टिकल द लगा है इसका मतलब वो डिफाइनिंग क्लॉज बनाएगा। तो बता दो यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है तो क्या बनाएगा भाई? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, यानी अनिश्चित तरीके से आएगा। तो अभी मैंने बोला ए या एन लगा हो और मानव की चर्चा हो तो क्या लगाएंगे? हु। तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां देखो तो आर्टिकल क्या लगा है भाई? द। तो बोलो ये आगे डिफाइनिंग क्लॉज बनाएगा, है कि नहीं? क्योंकि द से पता चल गया ना।
तो द से पता चला डिफाइनिंग क्लाउज। डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए जनरली हमको क्या लगाना चाहिए, दैट। लेकिन मैंने क्या बोला, हु भी लगाएंगे तो सही है, क्योंकि वो इंडिफिनिट तरीके से भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने बोला था द पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। क्या कोई खास कलम कि सारा कलम? तो अभी दा लगाने से भी क्या है, वो अनिश्चित तरीके से आ रहा है कि नहीं। लेकिन मैं बोलूं दिस इज द पेन, दिस इज द पेन दैट यू हैव गिवन, या वही कलम है जो तुमने मुझे दिया है। अब बताओ, ये कोई खास कलम ना हो गया, जो तुमने मुझे दिया वही मेरे, या वही कलम है, तो निश्चित हो गया ना। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे द लगा है, इसका मतलब आगे डिफाइनिंग क्लाउज बनना है, और डिफाइनिंग क्लाउज के लिए जनरली हम लोग को क्या लगाना चाहिए, दैट। तो बोलो दैट इसका आंसर होगा। लेकिन हु भी लगाएंगे तो क्या है, सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आया है तो मैंने अभी क्या बोला, ज्यादा बेटर आंसर कौन है, दैट। यानी आप आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे, दैट को। आई सॉ द बॉय दैट वाज प्लेइंग। आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा दिस इज अ पेन, फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू। मैंने ऑप्शन दिया हु, विच, दैट, और मैं लिखा दिस इज द पेन, फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू। फिर मैं ऑप्शन दे रहा हूं हु, ऑब्लिक विच, ऑब्लिक दैट। समझने की कोशिश करेंगे। फिर वही बात, जरा बताइए, आप आर्टिकल को देखकर पता चल जाएगा आपको कि आगे डिफाइनिंग क्लाउज चाहिए कि नॉन डिफाइनिंग। तो जरा देखो, तो आर्टिकल ए लगा है, ये बोलो पहले ये क्या बनेगा, एंटीसीडेंट। तो ये एंटीसीडेंट के पहले आर्टिकल ए लग गया, इसका मतलब डिफाइनिंग क्लाउज कि नॉन डिफाइनिंग क्लाउज, नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। नॉन डिफाइनिंग क्लाउज के लिए या तो हु आता है या तो विच आता है। अब बता दो, हु किसके लिए आता है भाई, मानव के लिए, और विच किसके लिए आता है, निर्जीव के लिए। तो जरा देखो, तो चर्चा किसकी हो रही है, पेन की। तो मानव है कि निर्जीव, निर्जीव है, तो बोलो हु आएगा क्या, हु खत्म हो गया। अच्छा दैट यहां क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टिकल ए लगा है। अगर दा लगा रहता तब ना वो डिफाइनिंग क्लाउज बनाता, और डिफाइनिंग क्लाउज के लिए क्या लगाते हैं, दैट। तो यहां तो दा लगा नहीं है, इसका मतलब डिफाइनिंग क्लाउज नहीं है। तो डिफाइनिंग क्लाउज नहीं है तो ऑप्शन दैट भी खत्म हो गया। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, विच। तो दिस इज अ पेन विच इज न्यू। लेकिन यहां देखेंगे दिस इज द पेन, एंटीसीडेंट क्या है मेरे भाई, पेन। आर्टिकल क्या लगा है, द, इसका मतलब आगे बनने वाला क्लाउज क्या होगा, डिफाइनिंग। और डिफाइनिंग क्लाउज के लिए क्या लगाते हैं, दैट। अब डिपेंड करता है मानव और निर्जीव पे। अगर मानव होता तो आप हु भी लगाते सही होता, दैट भी लगाते सही होता। लेकिन यहां है क्या, निर्जीव। तो निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं, विच या दैट। यानी आंसर हु खत्म हो गया, आंसर क्या आएगा, या तो विच या तो दैट। लेकिन ज्यादा बेटर आंसर कौन है, दैट। यानी आंसर क्या लगाइएगा आप, दैट। हाँ, अगर यहां दैट नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता, विच। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए आगे समझते हैं। मेरी समझ से ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और डिफाइनिंग क्लॉज से रिलेटेड बात को समझते हैं। अभी मैं क्या बोला कि मेरे भाई सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा क्लू दिया रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आगे बनने वाला क्लॉज या तो डिफाइनिंग है या तो नॉन डिफाइनिंग है। मैंने यहां पे कुछ वर्ड लिखा है, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और मानव प्लस निर्जीव। अगर ये सारे चीज आएंगे ना तो वो सेंटेंस में डिफाइनिंग क्लॉज बनाएंगे। बोलो कौन सा क्लॉज बनाएगा, डिफाइनिंग क्लॉज। किसके साथ, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ के। जैसे सेंटेंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया मैंने लिखा दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन, fill in the blanks, have you given, have you given। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, या तो which, या तो who, या तो that।
अब जरा आप सोचिए, दिस इज द सेम पेन, ये बिल्कुल वही कलम है जो तुमने मुझे दिया है। अब बता दो तो, ये पेन जो वर्ड आया है वो निश्चित तरीके से आया है कि अनिश्चित तरीके से? निश्चित तरीके से आया है। ये बिल्कुल वही कलम है, ये वही कलम है जो तुमने मुझे दिया है, तो निश्चित तरीके से आया। तो अभी मैंने बोला अगर एंटीसीडेंट निश्चित तरीके से आए तो आगे बनने वाला क्लॉज डिफाइनिंग होगा, और डिफाइनिंग क्लॉज के लिए आप क्या लगाते हैं? दैट। तो बोलो इसका आंसर हु होगा क्या? हु तो यूं ही खत्म हो जाएगा क्योंकि बात निर्जीव की हो रही है, खत्म हो गया है कि नहीं? अब बताओ, या तो विच होना चाहिए या तो दैट, लेकिन यहां क्या लिखा है? द सेम, बिल्कुल वही कलम। अब बताओ, ये तो पूर्ण रूप से हमें पता चल रहा कि ये निश्चित कलम की बात कर रहा है, यानी फुल्ली डिफाइनिंग क्लाउज चाहिए, तो विच होगा क्या? नहीं, क्या लगाएंगे? दैट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स दिखाई दें, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो आप डायरेक्टली रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लगाएंगे? दैट। समझ में आ रही है बात? जैसे यहीं पे समझिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, fill in the blanks, was running very fast, मैंने ऑप्शन दिया who, मैंने ऑप्शन दिया which, मैंने ऑप्शन दिया that। तो फिर वही बात, जरा सोचिए, क्या यहां which आ पाएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है? बॉय यानी मानव, तो which तो खत्म हो गया। अब या तो who आ सकता है या तो that, क्योंकि मानव के लिए हु और दैट दोनों आ सकता है। अब जरा सोचना है, अगर मैं यहां से सेम हटा देता तो मेरे भाई हु भी लगाते सही, दैट भी लगाते सही होता, लेकिन ज्यादा बेहतरीन आंसर कौन होता? दैट। लेकिन यहां क्या लिखा है भाई? सेम। ये वही लड़का है जो दौड़ रहा था, ये वही लड़का है जो दौड़ रहा था। अब जरा सोचो, कौन लड़का दौड़ रहा था भाई? जिसे तुमने देखा था, तो वो निश्चित लड़का हो गया ना। अब यानी 100% सेम के आने से पता चल गया कि आगे बनने वाला क्लाउज डिफाइनिंग है, और डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए केवल क्या लगाते हैं? दैट। तो अब बोलो हु आएगा क्या? नहीं, आंसर क्या होगा? दैट। कहने का मतलब सीधा बात, आप इस वर्ड्स को 2 4 10 बार पढ़ लीजिए, ऑल, नन, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री आए तो हर हालत में रिलेटिव के रूप में क्या लगाना है? दैट। समझ में आ रही है बात? जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, चाहे मानव हो चाहे निर्जीव हो, अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई दिए तो रिलेटिव के रूप में क्या लगा देंगे? दैट। क्यों? क्योंकि इन वर्ड्स के आने से बनने वाला सदैव क्लाउज डिफाइनिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मैं और कुछ एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। मैंने लिखा देयर वाज नन, fill in the blanks, could help me, could help me on the stage। मैंने ऑप्शन दिया who, ऑब्लिक which, ऑब्लिक that। समझने की कोशिश करें, वहां कोई नहीं था जो स्टेज पर मेरा मदद कर सकता था। फिर वही बात जरा बोलिए तो, कोई नहीं था, तो भाई मानव की बात हो रही है कि निर्जीव की? मानव की बात हो रही है, तो पहले तो ऑप्शन विच गलत हो गया। अब या तो आंसर हु होगा या तो दैट होगा, लेकिन यहां क्या लिखा भाई? नन। अब बताओ, अभी तुरंत मैंने बोला अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स दिखाई दे तो रिलेटिव के रूप में क्या लगाना है? दैट। देखो क्या आया है? नन। तो नन आ गया तो बोलो क्या लगेगा? दैट। समझ में आ रहा है? तो देयर वाज नन दैट कुड हेल्प मी ऑन द स्टेज, वहां कोई नहीं था जो स्टेज पर मेरा मदद कर सके, है कि नहीं? चलिए आगे समझते हैं। Ram is one of the best boy, fill in the blanks, can do this work। मैंने ऑप्शन दिया हु,
ऑब्लिक विच ऑब्लिक दैट। फिर से जरा सोचिए, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर वन ऑफ के बाद यहां सुपरलेटिव डिग्री ही क्यों आया, कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री क्यों नहीं आया? मेरे भाई ये एडजेक्टिव का पॉइंट है, मैं वहां आपको बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, राम उन सारे बेहतरीन लड़कों में से एक है, फिल इन द ब्लैंक्स कैन डू दिस वर्क, जो इस काम को कर सकता है। तो मेरे भाई फिर वही बात जरा देखो, तो वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया, तभी मैंने बोला अगर इन सारे में से कोई भी एक आए तो बोलो क्या लगाना है रिलेटिव के रूप में, दैट। तो बोलो तो वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो फिर बोलो क्या लगाना पड़ेगा, दैट। अब तुम बोलोगे सर यहाँ विच और हु क्यों नहीं आया? फिर वही बात, विच तो आएगा नहीं क्योंकि एंटीसीडेंट यहाँ क्या है, मानव, खत्म। हु क्यों नहीं आया मेरे भाई? क्योंकि यहाँ सोचने वाली बात है, राम ही वो लड़कों में से एक है, यानी राम के अलावा और कोई नहीं। ये 100% डेफिनेट है कि केवल राम ही है जो इस काम को कर सकता है और कोई नहीं है। तो बोलो निश्चित तरीके से आया, यानी डिफाइनिंग क्लॉज बनाने आया। तो डिफाइनिंग क्लॉज बनाने के लिए हु तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, दैट। यानी आंसर क्या हो गया, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय दैट कैन डू दिस वर्क। अब यहां पे आगे समझने वाली बात है क्या, मान लिया जब मैंने लिखा आई सॉ रमन एंड हिज डॉग फिल इन द ब्लैंक्स वॉज स्टैंडिंग नियर द पोल, नियर द पोल। मैंने ऑप्शन दिया हु ऑब्लिक विच ऑब्लिक दैट। मैंने क्या बोला कि मैंने रमन और उसके कुत्ते को देखा, आई सॉ रमन एंड हिज डॉग, मैंने रमन और उसके कुत्ते को देखा, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी यहां वेयर होगा, वर स्टैंडिंग नियर द पोल, जो पोल के नजदीक खड़े थे। फिर वही बात, अब दिक्कत क्या आएगा मेरे भाई, यहां रमन देखो क्या है, मानव। तो आप बोलिएगा सर मानव आया तो क्या लगा दीजिए, हु। यहां देखो हिज डॉग, कुत्ता, निर्जीव के अंदर आएगा। मैंने बोला था इंग्लिश में केवल मानव सजीव, बाकी सबका सब निर्जीव होता है, चाहे कुत्ता हो, बैल हो, हाथी हो, सब क्या है, निर्जीव है। उसके लिए क्या लगाना है, इट। हालांकि हम लोग गाय को माता समान मानते हैं, इसलिए उसे हम लोग सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग मानव को छोड़कर हर चीज के साथ क्या लगाएंगे, इट। अब बताओ ये डॉग नॉन लिविंग थिंग के अंदर आएगा तो निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए आप क्या लगाएंगे, विच। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां मानव भी आ गया और निर्जीव भी आ गया, तो क्या लगाएं? तो अभी तो मैंने बोला कि अगर मानव और निर्जीव दोनों आया हो तो आपको रिलेटिव के रूप में क्या लगाना है, दैट। यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। आई सॉ रमन एंड हिज डॉग that were standing near the pool। समझ में आ रही है बात? अब आइए कुछ आगे की चीजों को समझते हैं। मैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं और आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा राम हु फिल इन द ब्लैंक्स अ टीचर। मैंने ऑप्शन दिया इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। मैंने लिखा आई हु फिल इन द ब्लैंक्स अ टीचर, मैंने ऑप्शन यही दिया। यू हु फिल इन द ब्लैंक्स अ टीचर, अ टीचर, मैंने ऑप्शन यही दिया। अब आपको बताना है कि इन तीनों का आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए कोशिश कीजिए आप। चलिए समझते हैं मेरे भाई, मेरी बातों को थोड़ा आप गौर से समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला, मैं क्या बोल रहा हूं गौर से सुनेंगे।
रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला उसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट करता है। यानी एंटीसीडेंट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, एंटीसीडेंट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। समझ में आ रही है बात? अब जरा देखो तो तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर ऐसा क्यों कि ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। जरा सोचो यहाँ पे मैंने क्या बोला, राम हु फिल इन द ब्लैंक्स अ टीचर। राम जो एक शिक्षक है। अब बताओ ये जो हु वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, राम के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, राम के अकॉर्डिंग। अब बोलो राम के अकॉर्डिंग लगाओगे तो क्या लगाओगे, इज। तो आंसर क्या हो गया, राम हु इज अ टीचर। अच्छा यहाँ देखो तो हु का एंटीसीडेंट कौन है मेरे भाई, आई। तो आई के साथ इज आएगा क्या, नहीं। आर आएगा क्या, नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा, एम। तो यहाँ क्या आएगा, एम। आई हु एम अ टीचर, मैं जो एक शिक्षक हूं। हालांकि आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन यही सही है, ठीक है। आगे समझिए, यू हु फिल इन द ब्लैंक्स अ टीचर। तो बोलो अब हु का एंटीसीडेंट कौन है मेरे भाई, यू। अब यू के साथ इज आएगा कि एम आएगा कि आर, तो आर आएगा। तो आंसर क्या हो गया, आर। तो यू हु आर अ टीचर। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिखा था मैं आपको उसको समझाता हूं। मैंने क्या लिखा था, I saw Raman and his dog fill in the blanks, sorry मैं यहां लिख देता हूं, that fill in the blanks standing near the pool। मैंने ऑप्शन लिखा was ऑब्लिक where। समझने की कोशिश करेंगे। एक बात बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ क्या है मेरे भाई, दैट। फिर वही बात, दैट के पहले जो एंटीसीडेंट बना है वो कौन है, क्या केवल उसका कुत्ता की रमन और उसका कुत्ता। तो एंटीसीडेंट ये पूरा बनेगा, रमन एंड हिज डॉग। तुम देखे किसको हो, केवल कुत्ता को कि रमन को भी। तो रमन और कुत्ता दोनों को देखे थे, है कि नहीं। तो अब बताओ ये दैट के बाद जो वर्ब आएगा उसका फैसला कौन करेगा, आई करेगा क्या, नहीं। तो कौन करेगा, रमन एंड हिज डॉग। अब बताओ रमन एंड हिज डॉग मिलकर एक की एक से ज्यादा यानी प्लूरल, तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। तो बोलो क्या लगाओगे, दैट वाज स्टैंडिंग नियर द पोल कि दैट वेयर स्टैंडिंग नियर द पोल। क्या हो जाएगा, वेयर, दैट वेयर स्टैंडिंग नियर द पोल। समझ में आई बात। जैसे एक सेंटेंस को और देखिए, मान लिया जब मैं लिखूं राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज fill in the blanks studying well। ऑप्शन है इज ऑब्लिक आर। थोड़ा यहां पे आप फोकस करेंगे, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। मेरे भाई आप यहां सोच रहे होंगे सर आपने यहां बॉयज क्यों लिखा, बॉय क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है कि नहीं। वन ऑफ द बॉय कि वन ऑफ द बॉयज होगा। वन ऑफ द गर्ल लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। शायद इससे पहले वाले एग्जांपल में थोड़ा सा मैं गलती लिख दिया था, वहां बॉय लिख दिया था, आप सुधार लेंगे, क्या होगा, बॉयज। तो राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। फिर वही बात बोलो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया, दैट। इसका एंटीसीडेंट कौन है भाई, बॉयज, है कि नहीं। अब बताओ बॉयज के अकॉर्डिंग इज लगाओगे कि आर, तो आर लगेगा। तो सही आंसर हो गया, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आर स्टडीइंग वेल। राम उन अच्छे लड़कों में से एक है जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं। अब यहां पे सोच रहे होंगे आप कि सर यहां आर क्यों लगाए। मेरी बात को आप समझिए, राम उन अच्छे लड़कों में से एक है
जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। यानी राम के साथ और भी ऐसे लड़के हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उनमें से केवल राम अच्छा तरीका से पढ़ रहे हैं वो सारे लोग भी, लेकिन राम के जितना अच्छा पढ़ नहीं रहे। तो आप बोलो दैट आर स्टडिंग वेल, इसका मतलब क्या? केवल राम पढ़ रहा है। अगर केवल राम पढ़ता तो फिर यहाँ क्या लगाते? इज, है कि नहीं? लेकिन यहाँ आंसर क्या, मीनिंग क्या निकल रहा कि राम उन सारे अच्छे लड़कों में से एक है कि नहीं, जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा। यानी राम के जैसा और भी अच्छा लड़का है, लेकिन वो सब भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से राम थोड़ा ज्यादा अच्छा से पढ़ रहा है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई एक रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। बोलो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? व्हाट। ये व्हाट एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरी बात को गौर से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना एंटीसीडेंट का आएगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना एंटीसीडेंट का आएगा। कहने का मतलब व्हाट के अलावा जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुज, होम, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट, ये सारे जब भी आएंगे तो अपने पहले एंटीसीडेंट लेकर आएंगे। लेकिन व्हाट एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले एंटीसीडेंट लेकर नहीं आता है। कहने का मतलब कि अगर व्हाट के पहले आप एंटीसीडेंट लगा देते हैं तो ये गलत है। अगर एंटीसीडेंट लगाना है तो आपको यहां व्हाट नहीं लगाना पड़ेगा, या तो विच, या तो दैट, या तो हु, जो लगाना है लगा लो, सही है। लेकिन अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट लगाएंगे तो उसके पहले एंटीसीडेंट नहीं आएगा। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, व्हाट एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना एंटीसीडेंट का आएगा। कहने का मतलब अगर व्हाट आए तो एंटीसीडेंट नहीं आएगा। अगर एंटीसीडेंट लाना है तो व्हाट के बदले विच, दैट या हु लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूज। जैसे यहां समझिएगा, fill in the blanks cannot be cured, must be endured। मैंने ऑप्शन दिया हु, which, who, which, what or that। fill in the blanks cannot be cured, must be endured। फिर वही बात, जरा सोचो, यहां हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो क्या इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई एंटीसीडेंट आया है? एंटीसीडेंट बनने का काम या तो नाउन या प्रोनाउन करता है, तो क्या इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया है? नहीं आया है। इसका मतलब यहां एंटीसीडेंट नहीं आया है, तो बिना एंटीसीडेंट के एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो कौन है? व्हाट, है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। आप लोग कहते होंगे जिसका इलाज करना संभव नहीं हो उसे झेल लेना चाहिए, है कि नहीं? वही बात यहां कही जा रही है। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पे लगा देता द डिजीज, the disease fill in the blanks cannot be cured must be endured। मैंने क्या बोला? बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है उसे झेल लेना चाहिए। तो अब बताओ, अब तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा? एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट मानव है कि निर्जीव? निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हु आएगा क्या? नहीं। अब एंटीसीडेंट आ गया तो व्हाट आएगा क्या? नहीं। या तो विच लगाना पड़ेगा या तो दैट लगा दीजिए, जो लगा दीजिए सही है। द डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, है कि नहीं? बीमारी जिसका इलाज करना संभव नहीं है उसे झेल लेना चाहिए। हालांकि यहां विच भी लगाएंगे सही है, दैट भी लगाएंगे सही है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आर्टिकल द आए तो विच और दैट दोनों में से सेलेक्ट किसको करेंगे? दैट को। तो द डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। लेकिन दोनों में से आंसर विच भी सही है, दैट भी सही है। समझ में आ रही है बातें?
आइए एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैं लिखूं आई डू नो fill in the blanks you want to say। मैंने ऑप्शन दिया which ऑब्लिक what। यहां पे समझेंगे डू एक इम्फेसिस बनाने, इम्फेटिक बनाने के लिए यूज किया गया है, वो मैं आपको आगे के क्लास में बता दूंगा। मैं जानता हूं जो तुम कहना चाहते हो। क्या मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? अब सोचो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब यहां कोई एंटीसीडेंट नहीं आया है। तो बिना एंटीसीडेंट के विच आता है या व्हाट आता है? तो क्या आता है? व्हाट। तो आंसर क्या होगा? आई डू नो व्हाट यू वांट टू से। मैं जानता हूं जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि तुम क्या कहना चाहते हो, है कि नहीं? अब मैं लिख दूं यहां पे, अगर आई डू नो द मैटर। अब मैं लिखा फिल इन द ब्लैंक्स यू वांट टू से। मैं जानता हूं, मैं मैटर को जानता हूं, है कि नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स यू वांट टू से। अब बताओ यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, इसके पहले क्या आ गया? मैटर। ये मैटर क्या है सर? नाउन, तो ये बनेगा एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट आया है तो एंटीसीडेंट के साथ व्हाट आता है क्या? व्हाट तो बिना एंटीसीडेंट का आता है, तो ये ऑप्शन गलत। आंसर क्या हो जाएगा? विच। आई डू नो द मैटर विच यू वांट टू से। समझ में आ रही है बात? मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हालांकि खास करके आप लोग 12th क्लास में हैं, तो जो मैंने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का लॉजिक दिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।